अच्छा, ये पेपर जो है वो अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्पीशीज सच एज अमोनियमाइन कार्बोनेट एंड फॉस्फेट आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। Ionic and covalent bonds both involve an electrostatic attraction between different species. Species मतलब एटम, आयन या मोलिकुलर आयन, इन सबको मिला के स्पीशीज कहते हैं, जिसमें रेडिकल्स भी आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में टू वन अनदर इन एन आयनिक बॉन्ड। तो कौन सी स्पीशीज होती है जो आयनिक बॉन्ड बनाती है? कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, राइट? कैटाइन एंड एनाइन। कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर। क्योंकि देखो, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो जैसे HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो होता क्या है कि बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और उनको अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है? दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है between shared pair of electrons which are negatively charged, shared pair of electrons and positively charged nuclei. नेक्स्ट में कह रहा है कंप्लीट टेबल 1.1 टू शो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर आयंस अमोनियम आयन, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयन। इसमें आपने नाइट्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो जैसे आपने इनके एटॉमिक नंबर को ऐड करना है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इट मींस इट हैज 11 प्रोटॉन्स। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से 4 प्रोटॉन्स होंगे और नाइट्रोजन की वजह से 7 प्रोटॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इसमें 11 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज मींस कि इट इज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। सिमिलरली कार्बोनेट आयन में कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 3 8 जा 24 प्लस कार्बन के 6 प्रोटॉन्स, तो टोटल 30 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ, 32 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फेट में फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, ईच ऑक्सीजन एटम हैज 8 प्रोटॉन्स। तो आप टोटल जब ऐड करोगे तो दिस वुड गिव यू 47 प्रोटॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करे हुए हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अमोनियम इज अ ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, डिफाइन ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। तो एसिड की जो डेफिनेशन है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन को कह रहे हैं यहाँ पे। तो मामा, हम लोग एयरली कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन अमोनियम आयन इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अ पंजेंट गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब पंजेंट गैस कौन सी होती है? अमोनिया गैस होती है, सही है। अब वो कह रहा है कि अमोनियम आयन को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो एक गैस प्रोड्यूस हुई है दैट इज पंजेंट गैस विच शुड बी अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया इन्वॉल्व हो सकती है। देखो, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो एज अ बेस काम कर रहा है, लेकिन जो अमोनियम आयन है ना, वो एज अ एसिड काम करेगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है दैट इट कैन डोनेट टू OH नेगेटिव आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जब एक
H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, वाटर। बस ये इक्वेशन बनानी थी और इसको बैलेंस करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। ओके, द नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम आइन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा, हमने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन के लिए मेनली पढ़ी है, नाइट्रोजन में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि एक s और p सब शेल के तीन ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो गए। अब देखते हैं इसको क्या कह रहा है इसमें। sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स। मतलब नाइट्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 एंड 2p3। इसमें जो 2s और 2p के जो तीन सबशेल है ना, 2s का एक होगा और 2p3 के सबशेल के तीन ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे ये 2s है, 2px, 2py और 2pz। अब इसने एक्सप्लेन भी कर दिया ना नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन को, कि 1 2s मतलब एक 2s हमारा और 3 2p ऑर्बिटल्स, ये सारे ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं। अब जब जाके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। Sketch the shape of a 2s and 2px orbital on the axis in figure 1.1। अब इस पे तो अभी आपने सिर्फ वो बनाना है ना, s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकली शेप्ड होता है, 2s तो ये हो जाएगा। और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो डम्बेल शेप होते हैं। तो डम्बेल शेप बनाने के लिए, और px कह रहा है तो मैं x एक्सिस पे डम्बेल शेप बना दूंगा लाइक दिस। बस ये करना था इसमें, वो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलें। There are many naturally occurring hydrated compounds that contain the anion phosphate। Name the anion। अच्छा, नाम नहीं दिया हुआ उसने, PO4 3 नेगेटिव दिया हुआ है। अब ये हमारे पास जो मोलिकुलर आइन है इसको हम फॉस्फेट कहते हैं। देखो ये जो मोलिकुलर आइंस हैं जो हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव इसको हम सल्फेट कहते हैं, SO3 2 नेगेटिव इसको हम सल्फाइड कहते हैं। इसी तरह PO4 3 नेगेटिव इसको हम फॉस्फेट कहते हैं, और PO3 3 नेगेटिव इसको हम फॉस्फाइड कहते हैं। इसी तरह CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट होता है, NO3 - 1 नाइट्रेट होता है, NO2 - 1 नाइट्राइट होता है, OH - 1 हाइड्रोक्साइड होता है, और NH4+1 अमोनियम आइन होता है। अब जब हम इसका नाम देंगे ना, तो जैसे फॉस्फेट है तो हम ना फॉस्फोरस की, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहती है, डेट इज -2। रेडॉक्स में देखा है ना, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो हम ना फॉस्फेट में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा पहले ना जो ओल्ड केमिस्ट्री है उसमें क्या हुआ करता था, जैसे ये फॉस्फेट है ना, हमने PO4 3 नेगेटिव को जैसे फॉस्फेट का नाम दिया हुआ है, इसी तरह PO3 3 नेगेटिव को फॉस्फाइड का नाम दिया हुआ है। अब न्यू केमिस्ट्री ये कहती है कि इनको इंस्टेड ऑफ सेइंग फॉस्फेट एंड फॉस्फाइड, फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इन दोनों को ही फॉस्फेट बोलेंगे, और जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आगे लिख देंगे। अब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे वर्कआउट करोगे इसमें, फॉस्फोरस एक्स ले लिया, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है, डेट इज -2, तो 4 × -2 = ओवरऑल चार्ज -3 है। तो इसमें जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी -3 + 8 आएगा +5। तो इसको हम फॉस्फेट 5 कह सकते हैं। इसी तरह जो फॉस्फाइट है उसमें अगर मैं फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा वो है PO4 3 नेगेटिव, सॉरी PO3 3 नेगेटिव। फॉस्फोरस x ले लिया, ऑक्सीजन 3 - 2 = -3, तो ये आ जाएगा -3 + 6, तो इसको हम फॉस्फेट 6 भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी जरा ध्यान में रखना। नहीं, फॉस्फाइड आइन भी कह दोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है अभी तक।
और ये कॉमन पॉलीएटॉमिक आइंस हैं जो हमारे पास यूज होते रहे हैं हमेशा से। इसमें एक और ऐड कर लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1। चलें आगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टूवाइट इज अ सॉफ्ट हाइड्रेटेड मिनरल with Mr 245.3. The anhydrous form of the mineral has the formula NH4 MgPO4. Anhydrous मतलब without water of crystallization. Calculate the number of molecules of water of crystallization in STUWITE. देखो, हाइड्रेटेड मतलब विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो जो हाइड्रेटेड सॉल्ट का आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, आपको वो फॉर्मूला बता रहा है एनहाइड्रस सॉल्ट का। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब विदाउट वाटर, वो कितना बता रहा है NH4 MgPO4। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट में सिर्फ ये फर्क होगा कि इसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होगा, लेट से एक्स मोल, जो हमें नहीं पता, वो हमें वर्कआउट करना है। लेकिन हाइड्रेटेड सॉल्ट का उसने हमें एमआर बता दिया है 245.3। एनहाइड्रस सॉल्ट का एमआर तो मैं निकाल सकता हूँ ना, इसमें नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऐड करके मैं इसका एमआर निकाल सकता हूँ। जब हम इसका एमआर निकालेंगे तो वो आ रहा है 137.3। अब इसमें 245 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाकी इसमें वाटर नहीं है ना। अगर मैं इस 245.3 को माइनस करूं 137.3 से, तो ये जो डेफिसिट है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। एनहाइड्रस में कम क्यों है? क्योंकि वाटर नहीं काउंट किया हुआ। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये वाटर का मास है। अब वाटर के मोल्स कितने होंगे, वो मोल्स निकालने के लिए जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइडेड बाय एमआर ऑफ वाटर कर दोगे, जो कि 18 आता है, 2 × 1 + 16 करके। ये वैल्यू आ रही है 108 आ रही है उजैफा, 108 डिवाइडेड बाय 18, तो ये बन रहा है 6। तो इट मींस के मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं इसमें? 6। समझ आई बात? सर ये आपने 245.3 में से 137.3 माइनस करके क्या निकाला? देखो, उसने ना हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं बताया था पूरा, एनहाइड्रस सॉल्ट का बताया था। एनहाइड्रस सॉल्ट मींस विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट मींस विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं वो हमें नहीं पता, या मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं वो हमें नहीं पता, सही है, लेकिन उसका एमआर उसने बता दिया। और एनहाइड्रस सॉल्ट का एमआर मैंने निकाल लिया। भाई फॉर्मूला गिवन है, एमआर तो निकाल सकते हो ना। 137.3 आ रहा है इसका एमआर। जी सर। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट से कम क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर नहीं है अभी। तो अगर मैं ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास है उसमें से एनहाइड्रस सॉल्ट के मास को माइनस करूंगा तो वो वाटर का मास आ जाएगा। तो ये जो हमने माइनस करा है ना, ये बेसिकली वाटर का मास निकाला है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट में होना चाहिए। सही है राफिल? जी सर। वाटर का मास आ रहा है 108। अब वाटर के मोल्स कितने होंगे उसके एमआर से डिवाइड कर दिया, वो आ जाएंगे 6। तो जितने मोल्स होंगे उसको हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसलिए बोला है क्योंकि अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम, ये जो भी सॉल्ट है नाइट्रस सॉल्ट, उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल मोल की बात करूंगा तो वो मोलर रेशियो हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर रेशियो हो जाएगा वो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, पार्ट ई इसने ऑर्गेनिक का डाल दिया है बीच में। हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट्स विद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हैलोजिनो एल्केन है। और हाइड्रोक्साइड आयन जब हेलोजिनो एल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है कि OH नेगेटिव आयन ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह पे लग जाएंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसने SN1 बोला हुआ है। देखो, हमने ऐसे याद किया हुआ है ना, पेपर 2 मतलब प्राइमरी में SN2 होता है,
तो SN1 किस में होता है? टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन में। इट मीन्स कि ये टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है हमारे पास, और नाम जो दिया हुआ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इससे भी हम बना के देख सकते हैं ना। Draw the mechanism for SN1 reaction of hydroxide ion with 2 bromo 2 methyl propane. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons, and curly arrows as appropriate. Draw the structure of the organic reactant and organic product. So reactant क्या है? 2 bromo 2 methyl propane. Propane means के 3 carbon are there in a straight chain having carbon carbon single bond. 2 methyl, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है। ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। बाकी हाइड्रोजन लगा दूंगा मैं बॉन्ड्स पूरे करने के लिए। अब देखो, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ब्रोमीन विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है, तो इसमें क्या होता है, पहले कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन विल स्नैच अवे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब लेके चला जाएगा वो, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें ये कर्ली एरो और डायपोल्स बनाने हैं पहले रिएक्टेंट पे। और इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए OH पे आपने लाजमी है कि लोन पेयर दिखाना है और माइनस चार्ज भी दिखाना है। ये अटैक करेगा इस पार्शियल कंप्लीट पॉजिटिव कार्बन को। ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और जब OH नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे Br हट गया और OH आ गया। सही है। इसका नाम क्या होगा पूछा हुआ नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या होगा? जैसे अगर नंबरिंग करें 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। वी आर अट्रैक्टिंग विद H, नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोले हुए ना सिर्फ, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ये जो Br निकला है वो अभी देखो OH नेगेटिव आइन किस फॉर्म में डाला हुआ था वो नहीं दिखा हुआ, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो एक बनता वो आपका सोडियम ब्रोमाइड बनता। ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसका। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये जो है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है। लेकिन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना ही नहीं था, और उसने ये भी सोडियम भी नहीं दिया हुआ, मुझे ये भी नहीं बताया हुआ सोडियम, क्या पता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। राइट, सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने थे। सही है जैफा? अच्छा जी, देखो अब कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज अ टर्शियरी ब्रोमो एल्केन। वो तो हमें पता चल गया था पहले। डिफाइंड टर्शियरी ब्रोमो एल्केन। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन को हमने कैसे देखा था, हम पढ़ते वक्त तो कहते थे कि अल्फा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो वो टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है। लेकिन अल्फा कार्बन का नाम वो तो मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता था, आप डेफिनेशन में यूज नहीं करोगे। आप डिफाइन कैसे करोगे कि जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन जिसके साथ लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं तो टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है, या 3 एल्काइल्स अटैच्ड हैं तो वो टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है। कार्बन atom to which bromine is bonded to 3 other carbon atoms. सेकेंडरी होगा तो is bonded to 2 other carbon atoms हो जाएगा, प्राइमरी होगा तो is bonded to 1 other carbon atom हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े।
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड एम फॉर्म्स व्हेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज हीटेड विद इथेनॉलिक OH नेगेटिव आयन। जब एक्वस OH नेगेटिव आयन डालते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और जब हम इथेनॉलिक OH नेगेटिव आयन डालेंगे तो एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसका ब्रोमीन निकल जाएगा, और जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पे, अब वो राइट वाला भी हो सकता है, मतलब कार्बन 1 भी हो सकता है, कार्बन 2 भी हो सकता है, सॉरी कार्बन 1 भी हो सकता है, कार्बन 3 भी हो सकता है, और नीचे वाला कार्बन भी हो सकता है। तो किसी दो कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन एडजेसेंट कार्बन में। अब इसमें सारे ही एडजेसेंट है, तो अगर मैं डबल बॉन्ड आप चाहो तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगा दो, या अगर आप चाहो तो फर्स्ट और, मतलब सबसे एक ही प्रोडक्ट बनना है, वो आइसोमर भी नहीं होंगे। अगर आप कहो कि हम यूं क्यों नहीं बना लेते, तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, पहले वाले को फ्लिप करोगे दूसरा वाला बन जाएगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि हम ये क्यों ना बनाएं कि नीचे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दें, तो वो भी यही मॉलिक्यूल है, बस उसमें ये वाला बॉन्ड उधर ले जाओ, ये वाला बॉन्ड नीचे ले आओ, सेम मॉलिक्यूल ही बनना है। क्लियर है, आगे बढ़े। The chlorides of some of the period 3 elements are shown in table 2.1. बॉन्डिंग पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर क्लोराइड पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आसान ही होता है अगर याद किए हुए चीजें। ठीक है, बॉन्डिंग क्या है भाई हमारे पास, NaCl में आयनिक बॉन्डिंग है। स्ट्रक्चर जाइंट आयोनिक लैटिस है। ये स्पेस बहुत कम दिया हुआ है, अच्छा ये फिल करने के लिए ना नीचे उसने कुछ एब्रीविएशन दी हुई है, उससे देख के फिल करेंगे। टेबल 2.1 identify the bonding shown by each chloride under the standard conditions. Use C for covalent, I for ionic, and M for metallic. Identify the structure shown by each chloride under standard condition. Use G for giant and S for simple. देखो स्ट्रक्चर्स हमारे पास तीन तरह के हैं बस। एक है जाइंट आयोनिक, एक होता है जाइंट कोवेलेंट, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ग्रेफाइट डायमंड वगैरह, और एक होता है सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है लेकिन सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एक जाइंट मेटालिक भी होता है। अब मेटालिक की बात तो हो नहीं रही है क्योंकि सारे कंपाउंड्स हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के बतानी है, 4 मार्क्स मिलेंगे टेबल फिल करने के लिए। तो बॉन्डिंग पहले वाले में आयनिक है तो आई लिख देंगे, स्ट्रक्चर जाइंट आयनिक लैटिस है तो जी लिखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम पे +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे वो निकालते थे रेडॉक्स में वैसे ही है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में, अच्छा AlCl3 में जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास, हमने Al2Cl6 की बॉन्डिंग बनाई है ना, जिसमें डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। AlCl3 में ना इनिशियली आयनिक बॉन्डिंग होती है, लेकिन AlCl3 हमें पता है इस फॉर्म में रह नहीं पाता, वो डायमर बनाता है, Al2Cl6 बना लेता है। लेकिन इनिशियली AlCl3 में आयनिक होती है, फिर वो कोवलेंट में शिफ्ट हो जाती है, तो आप इसमें आयनिक और कोवलेंट दोनों ही लिख सकते हो। सही है, अगर आयनिक लिख रहे हो तो दिस इज जाइंट आयनिक, और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स रहती है +3, निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे, AlCl3 एल्यूमिनियम X हो गया, क्लोराइड इज -1 होता है, X की वैल्यू +3 आएगी। इसी तरह SiCl4 दो नॉन मॉर्टल्स हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट सिलिकॉन की इसमें +4 आएगी। PCl5 कोवलेंट है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये सब याद करना है और समझ भी आना चाहिए। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कितनी आएगी, +5 आ जाएगी। PCl3 उसने खुद लिखा हुआ है कोवलेंट, S मीन सिंपल मॉलिक्यूलर, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी फास्फोरस की। और SCl2 कोवलेंट सिंपल मॉलिक्यूलर, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सल्फर X, क्लोरीन -1 होता है, 2 -1 0, तो ये आ जाएगी +2। चार्जेस जरूर लिखना, अगर प्लस है तो भी लिखना है, सिर्फ 2 लिख के नहीं छोड़ना।
चले आगे बढ़े। हाँ, Al2Cl6 जो है ना वो सिंपल कोवलेंट लेते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ NaCl एंड TCl5 विद वाटर। ये देखो हैंडआउट में हमने ये रिएक्शन याद किए हुए हैं। ये बेस्ट है कि आप अपनी नॉलेज से बनाने की कोशिश नहीं करना, जो लिखे हुए हैं वो याद करो और बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करो। NaCl को तो पानी में डालते हैं, हमें पता है कि वो आयनाइज होता है, सॉल्युबल सॉल्ट है। Na पॉजिटिव एक्वा साइन बना लेगा और Cl नेगेटिव एक्वा साइन बना लेगा। स्टेट सिंबल लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बोला हुआ है उसमें। NaCl हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे और वाटर लिक्विड होगा। PCl5 जो है वो हमारा सॉलिड होता है, उसको जब वाटर में डालेंगे तो इक्वेशन में फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4 एक्वस फॉर्म में, और पी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है एक्वस फॉर्म में। इसको बैलेंस या तो बैठ के एग्जाम में करोगे बैलेंस तो टाइम जाया होगा, या फिर आप ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखो इनऑर्गेनिक के जो हैंडआउट्स में हमने याद किए हैं। क्लियर है। हमारे NaCl में जो सोडियम आयन है ना वो वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करता। PCl5 और एस इनफैक्ट आपके पास जो फास्फोरस क्लोराइड हो गई, पीएच3 की जितनी नॉन मेटल क्लोराइड है ना वो, इनफैक्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड भी वो वाटर को हाइड्रोलाइज करती है, वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ती है। NaCl सिर्फ आयनाइज हो, आयंस तो बने हुए होते हैं, वो आयंस बस अलग अलग हो जाते हैं। सही है, इसका रीजन उसी में है, हैंड आउट में लिखा हुआ भी है, कॉपी में भी होगा तुम्हारे। चलें आगे। चलो, in gas phase AlCl3 exists at equilibrium with Al2Cl6 as shown। अब गैस फेज में भी हमें पता है जब ये डायमर बनाता है तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, और वो भी डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग है। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन Al2Cl6। अब इसने ना सिर्फ आधी बनाई हुई है, बाकी मुझे खुद बनानी है। तो देखो, एक दो एल्यूमिनियम एटम बॉन्डिंग, तो एल्यूमिनियम एटम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और दो डेटिव बॉन्ड होते हैं इस तरह से। तो ये आपने बस ऑर्बिटल्स की फॉर्म में बनानी है, तो क्लोरीन अभी भी ऑब्वियसली आपने 6 लगाना है, लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है ना, और नीचे वाले जो डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको फिर दोनों के साथ ओवरलैप करके दिखाना पड़ेगा, एक इधर और दूसरा वाला इधर। इसी तरह इसके साथ दो क्लोरीन होंगे, वो क्लोरीन जो दोनों एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक एल्यूमिनियम के साथ तो वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे एल्यूमिनियम के साथ वो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स, अब आप कैसे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन देखो डॉट से बनाए हुए हैं, और एल्यूमिनियम के क्रॉस से बनाए हुए हैं, ये भी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होगा। देखो, एक एल्यूमिनियम एक क्लोरीन का जो दोनों एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, और दूसरे एल्यूमिनियम के साथ वो डेटिव बनाएगा। तो डेटिव के लिए मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेड पेयर क्लोरीन के शो करूंगा। और बाकी क्लोरीन के आउटर शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ लगा दिए क्लोरीन का दो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो बाकी कितने बचे? 4। तो दो दो के पेयर बना देंगे।
इसी तरह जो नीचे वाला क्लोरीन है वो भी कुछ ऐसे ही कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान ये रखना कि आपने एक एल्यूमिनियम के साथ इसका बनाया है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ भी डेटिव नहीं बना देना। ये एल्यूमिनियम एक ही डेटिव बना सकता है, तो एक एल्यूमिनियम का डेटिव जो है ना मैं ऊपर बना चुका हूँ ऑलरेडी। इसी एल्यूमिनियम का दूसरा डेटिव नहीं बनेगा। एक ये वाला नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होगा और फिर दूसरे एल्यूमिनियम के साथ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने क्लोरीन के ही शो करे हुए हैं। क्लोरीन के आउटर शेल में बाकी जो दो क्लोरीन एंड पे लगे हुए हैं वो तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। नहीं, एल्यूमिनियम के दोनों ऑर्बिटल को आप ओवरलैपिंग, अच्छा ये हाँ, देखो ओवरलैपिंग जरूरी नहीं है, वो मैंने बनाते हुए हो गया, क्योंकि दो एल्यूमिनियम के एटम बेसिकली बॉन्ड बना नहीं रहे। सही कह रहे हो हुजैफा, ओवरलैप नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कर दिया जल्दी में। अब ये कह रहा है कि जो दो एल्यूमिनियम के मैंने ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग रीजन दिखाया ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बॉन्ड नहीं बनना ना, दो एल्यूमिनियम एटम तो कोई शर्ट पे नहीं लगा रहे बीच में। सही है। आउटर इलेक्ट्रॉन दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं दिखाओगे तो मार्क्स काट लेगा। चलें आगे। फिर कह रहे हैं स्टेट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सो द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन इक्वेशन 1। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और सेकेंडली फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो हमने ये देखा हुआ है कि टेम्परेचर इफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा या एक्सो होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगी, डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे जाएगी। इसी तरह एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, डिक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड पे जाएगी। तो इसमें वो कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। एक्सप्लेन भी करना है बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सर ये रिडॉक्स का है क्या? नहीं, ये केमिकल एनर्जेटिक्स का है। अच्छा सर अच्छा। ये लिख सकते हैं कि शिफ्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड, नहीं ऐसे नहीं लिखते। टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड ज्यादातर लिखा जाता है वैसे। मोर रिएक्टेंट लेस रिएक्टेंट, मोर प्रोडक्ट लेस प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एंडोथर्मिक साइड इस तरह से नहीं लिख सकते। सही है अब्दुल्ला। ओके सर। शिफ्ट टुवर्ड
लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो LHS, या टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो मोर रिएक्टेंट ऑफ फॉर्म। मोर इफेक्ट सक्सेसफुल कोलिजन तो हम रेट ऑफ अ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए कहते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दोनों साइड पे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी ना, हुज़ैफा, सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे थोड़ी बढ़ेगी, रिएक्टेंट साइड पे भी बढ़ेगी। तो एक्सप्लेनेशन, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्स जो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीछे जाएगा, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है भाई कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और मतलब इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की अगर बात कर रहे हो ना, तो वो ये है कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए हीट एनर्जी रिलीज करना चाह रहा है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो फॉरवर्ड ही बैकवर्ड जाएगा, काउंटर करेगा। चलें आगे बढ़ें। चलो भाई, a 3.3 gram sample of period 3 chloride is heated to 500 Kelvin in a sealed flask. At this temperature, the chloride is a gas of volume 250 centimeter cube. Volume given है 250 centimeter cube, and the pressure in the flask is 323 kilopascal. कहाँ पे लेके जा रहा है अपना क्वेश्चन को, किस तरफ लेके जा रहा है वो? PV is equals to nRT आइडियल गैस वाला। use the ideal gas equation PV is equals to nRT to calculate the MR of the period 3 chloride। अभी जो PV is equals to nRT है, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि P होता है प्रेशर, और जो प्रेशर का यूनिट डालेंगे हम इसमें वो पैस्कल्स में डालेंगे। V होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो हम यूनिट डालते हैं वो मीटर क्यूब में डालते हैं। अब कन्वर्जेंस भी आनी चाहिए, अगर वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे? 1 डेसीमीटर का हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। देखो ये होता है ना, 1 डेसीमीटर हमारा बराबर होता है, या 1 मीटर हमारा बराबर होता है 10 डेसीमीटर के। इसी तरह 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अगर मैं 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना चाहूँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो उस पर क्यूब लगाएंगे तो 100 पे क्यूब आएगा, तो एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये कन्वर्जन याद होगी तो ही आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकोगे ना। मतलब अगर सेंटीमीटर क्यूब को, जैसे 250 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है ना, इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो मैं मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -6 करूंगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, और मोल्स का एक फॉर्मूला मास ओवर एमआर भी होता है। तो अगर वो मुझे एमआर निकालने के लिए कह रहा है तो मोल्स को मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मास ओवर एमआर से। आर मोलर गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको नीचे एक टेबल गिवन है उसमें मिल जाती है। जैसे इस पेपर डाटा बुकलेट तो नहीं मिलेगी, लेकिन एंड पे ये टेबल मिलेगा, प्रोडक्ट टेबल, और ये टेबल मिलेगा जिसमें आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। आर इज मोलर गैस कांस्टेंट, और टी जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, केल्विन में लेते हैं। अब लेट से अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे बाय एडिंग 273, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा है, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें होती हैं, ये तो आपको याद होगी ऑलरेडी। पेपर में आप प्रेशर की, आपने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ना रखना है मास ओवर एमआर, आर और टी। एमआर निकालना है तो एमआर को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा मास इंटू आर टी डिवाइडेड बाय पी इंटू वी। मास गिवन है, जो भी क्लोराइड है वो 3.3 ग्राम गिवन है, गैस का मास, आर की वैल्यू 8.31,
टेम्परेचर आपको डायरेक्टली केल्विन में ही गिवन है, विच इज 500 केल्विन। प्रेशर 323 किलो पैस्कल्स है, हमने पैस्कल्स में रखना है, तो 323 किलो पैस्कल्स को पैस्कल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 या एक्सपोनेंट 3। और वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, विच इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई करोगे। बता दो निकाल के क्या आ रहा है। 169.8। अच्छा, 169.8 170 समझ लेते हैं ना इसको, क्योंकि फॉर्मूला निकालना है पीरियड 3 एलिमेंट का। पीरियड 3 क्लोराइड जो है हमारे पास, देखो पीरियड 3 क्लोराइड कौन कौन सी हो सकती है भाई? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al2Cl6 या AlCl3। फास्फोरस क्लोराइड दो होती है, PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है। सल्फर क्लोराइड HCl2 होता है। तो अब आपने इन सबके MR जरा निकाल निकाल के देख लो कि 170 किसका बन रहा है। एल्यूमिनियम, अच्छा सिलिकॉन भी है ना बीच में, SiCl4, ये भी होता है। ये कौन पीरियड 3 एलिमेंट कौन कौन सी क्लोराइड बनाते हैं, अगेन याद रखना पड़ेगा पीरियड 3 का जो चैप्टर है उसमें से। जल्दी से बता दो निकाल के। देखो सोडियम क्लोराइड तो नहीं है, क्योंकि सोडियम 23 + 35.5 वो नहीं बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं आ रहा, 95 आ रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al2Cl6 का अगर बनाओगे तो वो 160 आ रहा है, 170 नहीं आ रहा। और नहीं, AlCl, SiCl4 आ रहा है, SiCl4 आ रहा है बहुत करीब, 169. हाँ तो वही यही हो गया ना SiCl4। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, an excess of chloride is added to one। क्या हुआ, कोई कुछ पूछ रहा है? जी सर, मैं पूछ रहा था कि आपको पता कैसे चला SiCl? मैंने सबके निकाल निकाल के देखे हैं बात, जिसका मैच कर रहा है वो है। अच्छा सही है सर। ये निकाल के देखने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं हो। An excess of chloride is added to 1 centimeter cube of bromine। अच्छा जी, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व। देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की बात कर रहा है। हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस। तो क्लोरीन, ब्रोमीन इज क्या कह सकते हैं, क्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव हैलोजन देन ब्रोमीन। और जो मोर रिएक्टिव हैलोजन होता है वो अगर उसका कोई सॉल्ट सोल्यूशन में डालूं ना, जैसे अगर लेट से ये Cl2 होता, उसमें मैं पोटेशियम ब्रोमाइड डालता, तो हमारे पास क्लोरीन, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है ब्रोमाइड ब्रोमीन से, तो ये क्या करेगा कि मोर रिएक्टिव हैलोजन ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट, सॉरी मोर रिएक्टिव हैलोजन रिड्यूसेस फर्स्ट। मोर रिएक्टिव हैलोजन जो होते हैं ना वो रिड्यूस होना पसंद करते हैं, क्योंकि हैलोजन रिएक्ट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूस होते हैं। मेटल्स में उल्टा होता है, metal react by losing electron, more reactive metal oxidizes and more reactive halogen reduces। तो क्लोरीन क्योंकि मोर रिएक्टिव है, तो वो कहेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, और वो ब्रोमाइड आइन को,
पोटेशियम ब्रोमाइड में जो ब्रोमाइड आयन है उसको ऑक्सीडाइज करा के खुद रिड्यूस हो जाएगा, और ब्रोमाइड आयन के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो वो ब्रोमाइड आयन Br2 बन जाएगा, ब्रोमीन। उसकी देखो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमाइड की -1 से 0 हो जाएगी। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लेस रिएक्टिव हैलोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा और मोर रिएक्टिव हैलोजन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ऐसा ही है ना, याद आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। यहाँ पे इसने ब्रोमाइड आयन में क्लोरीन को नहीं डाला है, इसने क्लोराइड आयन को ब्रोमीन में डाला है। मतलब ब्रोमीन क्या डिस्प्लेस करवा सकता है, क्या ब्रोमीन जो है वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करवा सकता है, क्लोराइड के सामने उसके इलेक्ट्रॉन छीन सकता है या खुद रिड्यूस हो सकता है? नहीं कर सकता क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव हैलोजन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। अगर नहीं याद है ना तो ये बात यहाँ पे लिख लो, मोर रिएक्टिव हैलोजेंस oxidizes less reactive halide ions। तो इसमें अब जरा बताओ हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए। ये तो मैं समझा रहा था, ये आंसर नहीं है। आंसर बताओ क्या होना चाहिए इसका। क्या वो कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व, कि कुछ चेंज होगा क्या। ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज ब्रोमीन क्लोराइड आयन के सोल्यूशन में डालिए तो कुछ भी नहीं होना, ब्रोमीन ने थोड़ी ना उसको ऑक्सीडाइज कराना है, लेस एक्टिव है, तो नो चेंज। ये भी लिख सकते हो कि ऑरेंज कलर विल स्टे। तो ये 2 नंबर के लिए नो चेंज सही होगा? नहीं, एक्सप्लेन करोगे ना अब आगे, मजा आ रहा है। आगे एक्सप्लेन क्या करोगे, ब्रोमीन इज अ लेस रिएक्टिव हैलोजन so it cannot oxidize chloride ion, or it is not a strong enough oxidizing agent to oxidize chloride ion। ब्राउन वेपर कहाँ आ गया उसे, अपन नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो। ब्राउन वेपर क्यों आएगा, ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में डालिए, एक्वस ब्रोमीन पानी का कलर ऑरेंज करती है। Yes, orange will remain. You can either write no change or you can also write orange color remains। चलें आगे बढ़ें। Next is saying HCl2 has MR of 103.1 is a liquid at room temperature. SBr2 has a MR of 191.9 is a gas at room temperature। S क्या है, सल्फर है, Cl क्लोरीन है, सल्फर क्लोराइड और सल्फर ब्रोमाइड को कंपेयर करवा रहा है। एक्सप्लेन दैट, अच्छा वो कह रहा है कि सल्फर क्लोराइड लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है, और सल्फर ब्रोमाइड जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर है। अब जब सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम चले जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी 3 टाइप की होती हैं, टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी लिखते हैं, या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी लिखते हैं उसको। अच्छा, अब इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन फिजिकल स्टेट ऑफ HCl2 एंड SBr2, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो HCl2 और SBr2, देखो HCl2 जो होगा, अभी शेप लीनियर तो नहीं होगा वो तुम्हें भी पता है, क्योंकि कितने सल्फर के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 लोन पेयर होंगे तो बैंड शेप बनेगा।
SbR2 में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी हम शेप में तो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इन पे परमानेंट डायपोल्स होंगे? हाँ, परमानेंट डायपोल्स होंगे। क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और सल्फर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर? हाउ कैन आई डिसाइड वेदर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर? क्योंकि ये दोनों पीरियड 3 के एलिमेंट है, और पीरियड 3 का अगर मैं ऑर्डर देखूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन आएगा और ब्रोमीन नीचे आएगा। देखो, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। अच्छा, व्हाट अबाउट ब्रोमीन? ब्रोमीन जो है ना वो डाउन द ग्रुप है, तो ब्रोमीन में डायपोल्स बनेंगे तो, लेकिन ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, सल्फर पे पार्शियल नेगेटिव होगा। इन एनी केस दे हैव परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। मतलब HCl2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में परमानेंट डायपोल अट्रैक्शन होगी, SbR2 में भी होगी। इंस्टेंटेनियस डायपोल तो एग्जिस्ट करती करती है ना। अगर मैं परमानेंट डायपोल्स की बात कर रहा हूँ, तो परमानेंट डायपोल स्ट्रॉन्गर होंगी HCl2 में, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बड़ा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है ना वो आपको अगर यूज करवाएगा तो गिवन होगी। वैसे डाटा बुकलेट में, जो अपडेटेड डाटा बुकलेट है सिलेबस के साथ जो आई थी 2022 में, उसमें पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वो नीचे गिवन नहीं है पॉलिंग्स वैल्यूज, या आपने सिर्फ थ्योरेटिकली डिटरमिन करना है। अच्छा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस डायपोल की बात करूं, तो वो उनका क्या लेना देना है? देखो, वो तो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सल्फर और क्लोरीन में देखें और सल्फर और ब्रोमीन में देखें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर ब्रोमाइड में ज्यादा होंगे ना, क्योंकि ब्रोमीन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या नहीं? लेकिन हमें ना अपनी एक्सप्लेनेशन लाई करनी है किस पे? देखो, सिंपल सी बात है, उसने साफ साफ तुम्हें कह दिया है कि HCl2 और SbR2 में से HCl2 लिक्विड है रूम टेम्परेचर, और SbR2 गैस है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर किसकी हैं? HCl2 की हैं। ये तो तुम्हें डिसाइड नहीं करना कि किसकी स्ट्रॉन्गर है, ये तो उसने ऑलरेडी बता दिया है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब स्टेट्स बता के रूम टेम्परेचर पे। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? HCl2 का। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शुड बी स्ट्रॉन्गर इन HCl2। तो वो HCl2 में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने का रीजन, अब अगर तुम इंस्टेंटेनियस डायपोल से एक्सप्लेन करने जाओगे ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जहन में एक ही सवाल आएगा कि ब्रोमीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन साथ में परमानेंट डायपोल्स भी तो एक्शन प्ले कर रहे हैं ना अपना। परमानेंट डायपोल में क्या हो रहा है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। ऐसा ही है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो डायपोल्स बनेंगे सल्फर क्लोराइड में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर डायपोल्स होंगे। तो जब ज्यादा स्ट्रॉन्गर डायपोल्स होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सल्फर क्लोराइड मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। समझ आ गई ये बात? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं लिख भी देता हूँ इसका आंसर कैसे लिखना है। सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ये लिख सकते हैं कि HCl, क्योंकि SbR मेरे ख्याल से गैस है रूम टेम्परेचर में, लिख सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी काफी वीक होंगी। ऑब्वियसली वही बात है ना, उसको एक्सप्लेन करना है बस हमें। वो बात तो समझ आ गई हमें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर बिटवीन HCl2 मॉलिक्यूल्स। इसको एक्सप्लेन करना है, ये तो लिखना ही है, ये तो लिखा हुआ ही है ना क्वेश्चन में, मतलब एक तरह से लिखा हुआ ही है। तुम इसको रीस्टेट कर सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग HCl2 मॉलिक्यूल्स। क्यों है वो एक्सप्लेन करना है। बिकॉज
permanent dipole forces are more stronger in HCl2 as chlorine is more electronegative than bromine. क्लियर है? आगे बढ़े। सही है अब्दुल्ला? सर इसमें बॉन्ड लेंथ का भी तो हवाला दे सकते थे। बॉन्ड लेंथ का नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल बहुत ही ड्रास्टिकली इनकरेक्ट बात हो गई है ये, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का हवाला हवाला बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं हो रहा ना। सिंपल मॉलिक्यूलर में कभी भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं, हाथ भी नहीं लगा रहे उसको। तो बॉन्ड लेकिन लेंथ सर का उसमें जो है उसने दिखाया हुआ है कि एक लिक्विड है और एक गैस है, तो वो बोले इसके हवाले से एक्सप्लेन करो, तो उस पे तो यही बनता है। देखो, वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, है या नहीं? जी है। अमोनिया गैस है रूम टेम्परेचर पे, है या नहीं? जी है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड को तुम बीच में लाते हो इनके बॉइलिंग पॉइंट समझाने के लिए। कोवलेंट बॉन्ड या नहीं उनकी सर। बॉन्ड लाइन को बीच में क्या बीच में लाते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना। तो जी। जब भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का आप चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हो, तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, because during the change of state of simple covalent molecules we do not have to break the covalent bond, we just have to overcome the intermolecular forces of attraction. समझ आई बात आजमी? आजमी समझ आई? सर जी अब्दुल्ला क्या कह रहे हो? ये सवाल किसने पूछा था? आगे बढ़ूं या नहीं ये बता दो बस मुझे। चलो, नेक्स्ट कह रहा है bismuth is a dense metal in the same group as phosphorus. Draw label diagram. अब मेटल कह रहे हैं ना उसको, draw label diagram to show the bonding in bismuth metal. अब मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग बनानी है। मेटालिक बॉन्डिंग तो बचपन से बनाते आए हो, मेटल पॉजिटिव आइंस की रेगुलरली अरेंज लेयर बनाते हैं इसमें हम। और सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नीचे करके बनाते हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड है ना, तो एक ही सीक्वेंस में बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे करके बना दो बस। और लेबल जरूर कर देना इसको, दीज आर मेटल पॉजिटिव आइंस। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये मेटल तो है, लेकिन ये बिस्मुथ मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ उसने बॉन्डिंग की बात की हुई है आगे इसके। बिस्मुथ जैसे एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, इसी तरह बिस्मुथ रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म BiCl3। अब ये आपके जहन में आ सकता है कि भाई ये आयनिक कंपाउंड होगा,
आगे कह रहा है BiCl3 is a solid at room temperature. It melts when heated gently. अच्छा, BiCl3 reacts vigorously with water at room temperature to form an acidic solution. यहाँ से सारी बात क्लियर हो गई है। देखो, जो ग्रुप पीरियड 3 एलिमेंट्स की क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर सिलिकॉन क्लोराइड, फिर फास्फोरस क्लोराइड, इन सब के हमने रिएक्शन देखे थे कि जब भी हम इनको पानी में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड तो सिर्फ आयनाइज होता है और न्यूट्रल सोल्यूशन मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, वो मैग्नीशियम आइन जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर थोड़ी बहुत करता है, जैसे अभी हमारा पूछा था ना शुरू में, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने एक्सप्लेन की थी। तो मैग्नीशियम जो है ना वो बहुत थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस करता है, तो स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, लेकिन 7 के करीब ही होता है। लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑनवर्ड, जो नॉन मेटल क्लोराइड जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है ना, ये वाटर के हाइड्रोलिसिस करते हैं, और क्या होता है इसमें, हमारा जो सोल्यूशन है ना वो एसिडिक बनता है, क्योंकि H पॉजिटिव आइन निकलता है, HCl बन रहा होता है मोस्टली इन सब में। तो इनकी रिएक्शन की इक्वेशन विद वाटर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही ये याद रखनी है, स्पेशली Al2Cl6 की बहुत ज्यादा पूछता है। तो BiCl3 को अगर वो कह रहा है कि एसिडिक सोल्यूशन बना है, तो इसका क्या मतलब है कि BiCl3 में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। स्टेटेड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनके, ये क्या बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और एक्सप्लेनेशन क्या होगी, बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइजिंग, या इसको यूं लिख लो, बिकॉज इज हाइड्रोलाइज्ड एज एसिडिक solution is produced. क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे करना है या कल करें कंटिन्यू उसको? एक क्वेश्चन और रह गया होगा इसमें, 21 मार्क्स हुए ना, और ऊपर कितने हुए थे, ऊपर वाला क्वेश्चन भी अच्छे खासे मार्क्स थे। एक क्वेश्चन और है पूरा। नहीं नहीं उजैफा, ऐसे नहीं लिखना, तो एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेन दो, उसको कंपेयर नहीं करो। ये कंफर्म करो, आगे चलना है अभी या कल करना है बाकी का पेपर? सर कल कर लेते हैं। कल कर लेते हैं ना, चलो। एक क्वेश्चन रह गया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको भी। एक चीज डिसाइड करो यार, क्योंकि वो क्वेश्चन 3 जो है ना वो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन में आधे घंटे से ऊपर ले सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। चलो एक देख ले, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि एक्सप्लेनेशन कितनी रिक्वायर्ड है। नहीं यार, इट विल टेक टाइम, लंबा क्वेश्चन है। तुम एक काम करो, अब जो करना चाह रहे हैं वो खुद ट्राई कर लो जरा, और देख लो जो आंसर्स गलत आ रहे हैं, बल्कि सभी ट्राई कर लो ना, ये वाला क्वेश्चन कल कर लेना, अभी थक गए हो तो। और इसमें जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है क्वेश्चन में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। चलो ओके, कल कर ले। ओके, जा सकते हो जी, अल्लाह हाफिज।